ओके। सो मुझे कंप्यूटर दिखता मतलब कम दिखाई देगा, चैट आप ज्यादा लिखना मत, मैं काफी दूर हूँ कंप्यूटर से, ठीक है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, है ना। इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक कैथोड रेस, है ना। एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक, सुना है? ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे कांच का ट्यूब लिया, उस कांच के ट्यूब में कुछ गैसेस यहाँ पे फिलअप की, गैसेस फिलअप किया, गैस को रखा, एक गैस को रखा, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगाया, है ना। बैटरी इस ऐसे जो एरो लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि इस बैटरी का पोटेंशियल जो है ना वो बदला जा सकता है ना। ये वाली जो प्लेट होती है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और ये वाली प्लेट को हम लोग एनोड बोलते हैं। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप बनाया गया इस तरीके से, ये वैक्यूम पंप था। यहाँ से लगातार गैस के पार्टिकल को कम करते चले गए, और यहाँ पे प्रेशर कम होता चला गया, है ना। प्रेशर कम होते होते जब हमारा जो प्रेशर है वो लगभग लगभग 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पहुंचता है ना। प्रेशर जो है ना वो 0.01 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर मरकरी के बराबर करीब पहुंचता है। तो जो प्रेशर इसके अंदर जब प्रेशर पहुंचता है 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और पोटेंशियल पहुंचता है 10,000 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो जब ये पहुंचता है तो ये पूरी जो ट्यूब होती है वो लाइट से भर जाती है, ग्लो करना चालू कर देती है, लाइट से भर जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ रेज हैं जो ऐसे जा रही हैं, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, इस तरीके से कैथोड की एनोड की तरफ जा रही हैं। तो इन रेज को हमने क्या नाम दिया? ये जो रेज थे इनको हमने क्या नाम दिया? कैथोड रेज दिया, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, है ना। अब इनके बारे में कुछ चीजें देखी गई कि भाई ये कैसे बनेगा। तो ये देखा गया कि अगर हम यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव प्लेट रख दें, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट अगर रख दी जाए और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रख दी जाए, तो इनका जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाता है ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि इनके ऊपर जो चार्ज है जिससे मिलके बनी है, ये क्या है? ये चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका कांच का ट्यूब है, कांच के ट्यूब में गैस भरा हुआ था, गैस को हम धीमे धीमे कम करते गए, कम करते हुए तो यहाँ लगातार प्रेशर कम होता गया, प्रेशर कम करते गए, और बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते चले गए। तो एक समय वो आया, है ना। पोटेंशियल क्या होगा? जो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, मतलब जो जैसे होती है ना 12 वोल्ट का बैटरी, है ना, आपके है ना, इस तरीके से जो वोल्ट होते हैं ना उसके लिए होता है। गैस कम क्यों किया? गैस आप वैक्यूम पंप से कम कर सकते हैं गैस को, और गैस को कम करने का जो रीजन है वो ये बेसिकली, यहाँ पे अगर कोई कहता है कि यहाँ पे कैथोड रे कैसे बना, तो कैथोड रे गैस के आयनाइजेशन से बनता है ना। कैथोड रे जो बनता है वो गैस के आयनाइजेशन से बनता है ना। किससे बनता है? गैस के आयनाइजेशन से बनता है ना। हाँ, लो प्रेशर का होना जरूरी है। अगर लो प्रेशर नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा है। क्योंकि बेसिकली जो कैथोड प्लेट होती है, ये जो कैथोड प्लेट थी, ये कैथोड प्लेट थी, इस कैथोड प्लेट से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाकर ये मूव करते हैं, और आगे जाके किसी, मान लो यहाँ पे हीलियम गैस के पार्टिकल या हाइड्रोजन एटम वगैरह कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मान लो एच एटम से टकराई। तो अगर एच एटम से टकराई या हीलियम एटम से टकराई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हीलियम से टकराएंगे, तो हीलियम एटम को आयनाइज कर देंगे, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। एक ये एच ई एटम है, ध्यान रखना है ना, एच ई एटम लिखा हुआ है, एच ई एटम है, हीलियम एटम है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बनकर ये क्या हो जाएगा, He+ हो जाएगा। तो जो He+ है, ठीक है, जो He+ है, ठीक है, वो क्या होगा, वो तो कैथोड की तरफ आएगा। He+ तो इधर के पीछे यूं भागेगा इधर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके फिर 2 अगले हीलियम पार्टिकल से टकराएंगे, तो ये फिर से क्या करेंगे, ये 2 मिलके 4 हो जाएंगे, 2 यहाँ पे बन जाएंगे, 2 यहाँ बन जाएंगे, ऐसे ये 4 बन जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक ये बीम बन जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन की ऐसे पूरी बीम बन जाएगी। और वो बीम जो होगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाती है, वो क्या बन जाता है, वो पूरा का पूरा कैथोड रे बन जाता है। ठीक है, वो थोड़ा का थोड़ा कैथोड रे बन जाता है। ओके, इस तरीके से रहेगा, है ना, है ना। गैस कोई भी ले सकते हैं आप, गैस जो है ना, हाँ, जो है ना, इसके ऊपर भी कम से कम इतना ही होगा, वोल्टेज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मोस्टली जो डेटा दिया जाता है बुक्स में यही दिया जाता है ना, उस तरीके से। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से निकला था मेटल की प्लेट से, हीटिंग वगैरह से एक आध इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो इसको टकराता है। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा इससे, किससे, He एटम से। तो एक पहले से था, एक टकरा के एक और निकाल लिया, 2 हो गए, 2 आगे जाके फिर टक्कर मारेंगे, फिर 2 निकल आएंगे, ऐसे करके निकलते जाते हैं, है ना। अब अगर अगर लो प्रेशर नहीं हुआ तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराता था ना जाके हीलियम को, जो टकराया, तब तक क्या होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की टक्कर मान लो हीलियम एटम से हुई, लेकिन गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, तो गैसेस के पार्टिकल भी आपस में टकराते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको टकरा के इसको आयनाइज कर रहा होता है, तब तक आके ये टकरा गया इससे, तो ये उसको आयनाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा, गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अमाउंट जो है ना वो कम हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, है ना, उस तरीके से। चलो बस, है ना, चैट बंद कर दे वरना पढ़ाने नहीं दोगे। चलो ठीक है, पढ़ो चुपचाप, है ना। यहाँ पर यही होगा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको टकराएगा और टकराने के बाद क्या करेगा, टकराने के बाद इसको आयनाइज करेगा। अगर इसको जब आयनाइज कर रहा होगा तो दूसरा हीलियम गैस का पार्टिकल आके इससे टकरा गया तो इसको आयनाइज नहीं कर पाएगा। और ऐसा कब होगा, जब हीलियम के बहुत सारे पार्टिकल होंगे, गैस के बहुत सारे गैस के कम पार्टिकल होंगे, तो उनकी आपस में टक्करें कैसी होंगी, वो कम हो जाएंगी, वो आपस में टक्करें कम हो जाएंगी, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैथोड रे की, तो कैथोड रे का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे कि कैथोड, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाय, कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन, कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन ऑफ gases present inside the tube, है ना। कैथोड रे जो है ना, वो क्या करती, कैसे बनती हैं, गैस के आयनाइजेशन से बनती है ना। गैस का जो आयनाइजेशन होता है उसके, गैस के आयनाइजेशन से बनती हैं। ठीक है, तो जब तक गैस इसके अंदर आयनाइज नहीं होगी तब तक नहीं बनेगी। तो कारण तो आपको पता चल गया। और गैस का आयनाइजेशन कब होगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा और पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा आसानी से क्या कर पाएगा, इसको आयनाइज कर पाता है। ठीक है, ये तो ये हो गया, बात समझ में आ रही है ना, कि कैसे कैसे बनती है ना। अब है ना, तो आयनाइजेशन ऑफ, और ये है कि अब ये कैथोड रे होती क्या है, तो कैथोड रे क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं कि कैथोड रेज आर नथिंग बट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस तरीके से कलेक्ट, इकट्ठा होके जो यूं चल रहे हैं ना, इस तरीके से, ये एक तरह से
ये जो इलेक्ट्रॉन की ये बीम है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने, ये इलेक्ट्रॉन की जो बीम है यही बेसिकली क्या बन जाती है, यही जो है ना ये क्या बन रही है, यही आपकी क्या बनी है, इसी को हम लोग कैथोड रे कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, तो दो बातें बहुत सिंपल हैं, क्लियर है कि कैथोड रे का फॉर्मेशन कैसे होगा। कैथोड रे का फॉर्मेशन होगा आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, जो गैसेस आप यहां रखोगे उसके आयनाइजेशन से कैथोड रे का फॉर्मेशन होगा। और कैथोड रे होती क्या है, कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है। इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और वो डायरेक्शन कौन सी है, वो है डायरेक्शन कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जा रहे होते हैं। वही जो रे होती है इकट्ठा होकर जो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कैथोड रे किस तरीके के पार्टिकल से मिलके बनी है, तो आप क्या बोलोगे, है ना, कैथोड रे किस पार्टिकल से मिलके बनी है, बोलो। चैट ओपन कर रहा हूं, कैथोड रे किस पार्टिकल से मिलके बनी है, हाँ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी हुई है ना। तो कैथोड रे पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा, प्लेट में पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा, है ना। ठीक है, ओके, और है ना, है ना, हाँ 10,000 वोल्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यही लिखा है 10,000, 10 kV लिखा होगा, है ना, जो बैटरी होगा उसमें 10 kV लिखा होगा, है ना। 10,000 वोल्ट का मतलब 10 kV लिखा होगा, 10 kV की बैटरी आती है उससे लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के, हाँ जो आयनाइजेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से ही होता है। हाँ अथर्व क्या कह रहे हो, बोलो। सर इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाएंगे ना। हाँ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, वही पूछना था, एनोड की तरफ ही जाएंगे ना हाँ ऐसे। एनोड की तरफ ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वहीं जाएगा ना पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से ही रहता है। ओके, तो ये रहेगा। अब इसकी जो मेन मेन प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, कि कैथोड रे जो होती हैं वो क्या करेगा, कैथोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। कैथोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, यस और नो, होगा। ठीक है, गुड। और उनका डायरेक्शन किस तरफ होगा, हाँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या कैथोड रे, क्या क्या कैथोड रे क्या कैथोड रे जो होंगी वो क्या मोमेंटम ट्रांसफर कर सकती हैं, हाँ मोमेंटम ट्रांसफर कर सकती हैं। आपको लिखना नहीं है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको लिखना नहीं है, फटाफट बस सुन लो। इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगा, इसके नोट्स मैं भेजूंगा, आप चिंता मत करो, टाइम खराब मत करो, मैं नोट्स भेज दूंगा, इसके लिखा लिखा है नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कैथोड रे क्या एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकती हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएगा आपके पास, है ना। क्या एनर्जी, और क्योंकि क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल जो होता है कैथोड, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास होता है, छोटा सा मास है लेकिन होता है। तो वो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कैथोड रे मान लो यूं आ रही हैं, कैथोड रे ऐसे आ रही हैं इस तरीके से, तो इसके इसके रास्ते में एक व्हील रख देते हैं ऐसे करके, और ये व्हील क्या घूम सकता है ना। तो इससे टकराती हैं, टकराने के बाद क्या करती है, व्हील को घुमा देती हैं। तो हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार ये जो कैथोड रे है वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर कर सकती हैं, है ना। ओके, इस तरीके से रहेगा। और जो, हाँ, तो यहां पर एक एक जो और बात होगी, और वो ये होती है कि द ई बाई एम रेशियो, है ना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप कॉपी में लिख लो जो काम का है, मेनली जो काम का रहता है ना। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिखे लिखा है पूरे, है ना। वो होता है द ई बाई एम रेशियो, द ई बाई एम रेशियो ऑफ द ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज does not
depends on nature of gas taken into the tube. ठीक है, नेचर ऑफ गैस टेकन इनटू द ट्यूब है ना, ट्यूब में जो गैस आप लोगे उसके नेचर पर है ना, एक मिनट रुकना, ऑटो फोकस बंद कर दिया मैंने। हाँ, ई बाई एम रेशियो क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ई बाई एम रेशियो क्या होता है समझाता हूँ। तो ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ई बाई एम, जब भी आपसे कोई कहता है ई बाई एम रेशियो, इसका मतलब होता है चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास, है ना। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कैथोड रे किससे बनी हुई है, कैथोड रेज आर नथिंग बट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। मास कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इनका चार्ज और इनका जो मास रेशियो होता है वो कैसा रहता है, वो फिक्स रहता है ना। भाई होगा क्या कि आप ऐसे समझो कि अगर कंटेनर में आप हीलियम लिखोगे रखोगे तो भी इसके आयनाइजेशन से अल्टीमेटली क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। मान लो आपने सोडियम की वेपर रख ली तो सोडियम के आयनाइजेशन से भी क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाइड्रोजन रख लिया, एच एटम के आयनाइजेशन से भी क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, जो पहला ए बी और सी, इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन के नेचर अलग अलग होंगे, क्या उनको क्या पहचान पाओगे, क्या उनके इलेक्ट्रॉन के नेचर अलग अलग होंगे, हाँ नेचर तो अलग अलग नहीं होंगे। क्या उनके चार्ज और मास सेम रहेंगे, क्या उनके चार्ज और मास सेम रहेंगे, सेम रहेंगे बिल्कुल। तो उनके चार्ज और मास के रेशियो भी सेम रहेंगे, तो उनके चार्ज और मास के रेशियो भी कैसे रहने वाले हैं बोलो, हाँ सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो जब जब हर चीज से जो क्या है भाई, चार्ज और मास का रेशियो यही है, तो चार्ज और मास का रेशियो, इसीलिए वो क्या कह रहा है कि आप अल्टीमेटली अगर आप क्या करोगे, अगर आप ये लिखोगे है ना, अगर आप कैथोड रे बनाओगे तो कैथोड रे किससे मिलके बनी हुई है ना, कैथोड रे किससे मिलके बनी हुई है बोलो, हाँ अथर्व, किससे मिलके बनी हुई है कैथोड रे, हंसराज, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई सर। इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। और हर कोई भी आप कोई भी गैस रखो उसके और इलेक्ट्रॉन से बनी है। और कैथोड रे बनती कैसे हैं अथर्व, हाँ आयनाइजेशन से। आयनाइजेशन से बनती है। आयनाइजेशन से क्या निकलता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को कलेक्शन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बीम का ही कलेक्शन, जो बीम बनती है उसी को क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी गैस रखो अल्टीमेटली क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, है ना, यहाँ पे कोई भी आप गैस रखोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि द ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनटू द ट्यूब, है ना, नेचर ऑफ गैस टेकन इनटू द ट्यूब नेचर ऑफ गैस इन टेकन इनटू द ट्यूब पर ये रहेगा, है ना, इस तरीके से रहने वाला है। ओके सर मैं नोट्स के बारे में ये पूछ रहा था कि जो इम्पोर्टेंट है लेसन, मतलब ये सब पहले जो पेज था वो लिखना है क्या नोट्स में, आप भेज तो देंगे लेकिन। अगर आप इसमें एक भी लाइन नहीं लिखोगे तो भी कोई चलेगा, तुमको चलेगा, है ना, ये हाँ, सब सिर्फ जो लिखा मिल इम्पोर्टेंट है जाएगा। वो बोल दीजिए, सिंगल हम लाइन उसमें भी अगर नहीं लिखना है ना, मैंने जो भी क्लास में बोला है अभी तक उसमें से अगर आपको एक लाइन भी नहीं लिखा किसी ने तो भी चल जाएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल बढ़िया नोट्स आ जाएगा, अच्छी राइटिंग में नोट्स मिल जाएगा तुमको। मेरे पास इसके नोट्स बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। जो ठीक है, इम्पोर्टेंट है वो क्या सर, हाँ जो इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखना है वही पड़े क्या आपके पास? मैं वो भी देखो, जो मैं जो जितना बोर्ड पे लिख रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो लिखो, जिनको मैं स्टार मार्क के लिख रहा हूँ ना उनको तो लिख हाँ लो, बिकॉज सर, आप ऐसा बोल दीजिए ये लिखना है ऐसा। हाँ मैं जो लिखूंगा, मैं जो बोर्ड पे जितना लिखूंगा उतना लिखते जाओ। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं तुमको सब चीजें लिखाने लगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो फिर 3 महीने लगेंगे चैप्टर को खत्म होने में, है ना। मैं आज कोशिश करता हूं कि आज मैं आपको करीब 50% एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, आधे नोट्स तो आज मैं भेज दूंगा, ठीक है। सर बुक नहीं भेज सकते ना आप? इसका
मूल कंसेप्ट का आपकी। नहीं, बुक नहीं भेजेंगे, नोट्स भेज देंगे इसका, ठीक है। ओके, तो ये मैं समझा रहा था, तो ये बात समझ में आ गई। द ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनटू द ट्यूब। कोई भी आप ले लीजिए, है ना, कोई भी आप ले लीजिए, है ना, ठीक है, वो आपको इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, है ना। तो ई बाई एम रेशियो कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो आप, अगर आपसे कोई कहा जाए कि, अगर ये कोई कहे कि कैथोड रेस का ई बाई एम रेशियो कैसा रहता है, तो क्या बोलोगे, बोलो। हाँ, क्या बोलोगे। ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी आती है ना। ये बात अलग है कि ये यहां भी डिस्कवर नहीं हुई थी, यहां नहीं डिस्कवर हुआ था, है ना, यहां नहीं डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ये रहेगा। तो ई बाई एम रेशियो जो होता है वो क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये एक और भी है कि ये कैथोड रे जो होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या है, जैसे आपने एक्सरे वगैरह देखा है, देखा है आप लोगों ने, देखा है एक्सरे वगैरह, है ना। तो आप कैथोड रे से जो है ना, एक्सरा एक्सरा जो होता है ना, हड्डी हड्डी टूट जाती है, उससे एक्सरा बनाता है ना। तो एक्सरे जो होता है वो है ना, एक्सरे वगैरह जो है ना, वो कैथोड रे से बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बीम से बनाया जा सकता है। हाँ, एक्सरे वाला काम ये भी कर सकते हैं, लोग करते नहीं है इससे, लेकिन एक्सरे वाला काम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, और वो आता है, हम लोग वो आते हैं इस पर एनोड रेज की बात करते हैं, है ना। एनोड रेज या एनोड रेज, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट आप लिखोगे, और सेकंड वो है एनोड रेज, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज भी कहते हैं, है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे गोल्डस्टाइन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया इस तरीके से, है ना, इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाया था। एक इस तरीके से अरेंजमेंट बनाया, है ना। ये कैथोड था, लेकिन इस कैथोड में होल्स थे, परफोरेटेड कहलाता है, छन्नी, छिद्र जैसा, है ना, ये कहलाता है परफोरेटेड कैथोड, है ना, जिसमें छेद थे, परफोरेटेड कैथोड था, है ना। और ये था आपका एनोड, ये बैटरी लगा रखी है। यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे कोटिंग करते हैं, एक कोटिंग की जाती है, उस सब्सटेंस का ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है जिंक सल्फाइड, जेडनस कोटिंग कहलाती है। इसकी खास बात यह होती है कि जब इसमें कोई पार्टिकल टकराएगा तो चमक बनती है, दैट कॉल स्किनेलेशन, है ना, चमक बनती है ना। तो हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, निकलने के बाद जब वो किसी गैस के पार्टिकल से टकराया, किसी गैस के पार्टिकल से टकराया, है ना, जैसे मान लो हीलियम गैस के पार्टिकल से वो टकराया, ठीक है। तो कोई गैस के पार्टिकल वगैरह से वो यहाँ पे टकरा गया, है ना, हीलियम है, नियॉन, आर्गन वगैरह कुछ रख लो, या एच एटम रख लो, एच एटम ही रख लेते हैं, चलो आसानी से आयनाइज हो जाएंगे। तो ये टकरा गया। अब टकराया तो क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो बने, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो इलेक्ट्रॉन तो चलने लगे कैथोड से एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, लेकिन जो H प्लस निकला, बना आयन जो बना, H प्लस आयन जो बना, जो पॉजिटिव चार्ज था, वो चलने लगा कैथोड की तरफ। तो वो इस छेद से निकलकर यहाँ टकराया, जाके यहाँ पे गया, तो यहाँ पे चमक बनी, ऐसे करके मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, तो इसका मतलब वो यहाँ पे चमक बनती है, ऐसे करके, है ना। तो गोल्डस्टाइन ने देखा कि, गोल्डस्टाइन ने कहा कि यार हमारा फोकस केवल, जब हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था, तो हमारा फोकस केवल किसके ऊपर में था, केवल हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर में था, हमने पॉजिटिव चार्ज को देखा ही नहीं था। तो पॉजिटिव चार्ज का जो कलेक्शन होगा, समझे, समझना ध्यान से, जब कैथोड रे बनी थी तभी एनोड रे भी बनी थी, जब कैथोड रे बनी थी तभी एनोड रे बनी थी।
तो इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्शन था, इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्शन था जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, यहां पे कैथोड अब की बार इस तरफ है, तो इसको तो हमने क्या नाम दे दिया था, कैथोड रे नाम दे दिया था। जो कैटायन का कलेक्शन था, पॉजिटिव चार्ज का जो कलेक्शन था, कलेक्ट होकर जब वो ऐसे जा रहे थे, किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ जा रहे थे, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, ये एनोड की तरफ जा रहा था, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, है ना, ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया एनोड रेज। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है ना, आपसे ये बताओ कि कैथोड रे कैसे बनती है ना, है ना, कैथोड रे कैसे बनती है ना, हाइड्रोजन एटम कहां से आया, ये सब अपन नहीं चलेंगे इन सब चीजों पे, है ना। कैथोड रे कैसे बनती, आयनाइजेशन ऑफ द गैसेस से बनती है। अगर मैं कहूं एनोड रे कैसे बनती है, एनोड रे का, एनोड रे कैसे बनती है, वो भी आयनाइजेशन से बनती है ना, ठीक है, दोनों से बनती, मतलब दोनों में आपको क्या लिखना है, यहां पे भी आपको यही लिखना है कि एनोड रेज आर फॉर्म्ड, एनोड रेज आर फॉर्म्ड by ionization of gases inside the tube, ठीक है। दूसरी बात कि एनोड रेज आर नथिंग बट, एनोड रेज आर नथिंग बट, एनोड रेज आर नथिंग but the beam of positively charged particles, ठीक है। जो एनोड रेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, है ना, गैस कोई भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, गैस के पीछे मत पड़ो, कैसे बन रहा है देवाशीष यादव, जैसे बनाया, कैसे बनाया जा रहा है प्रोसेस, उस पर ध्यान दो, है ना। हाँ, एनोड रे और कैथोड रे में कोलिजन नहीं होता है, अलग अलग पाथ से चलते हैं, पढ़ लोगे आगे, आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो आपस में बाइसेक्ट नहीं करती हैं, है ना, तो नहीं टकराएंगे, आप चिंता मत करो, है ना, नहीं टकराते हैं। एच एटम क्यों लिया, एच एटम को आसान, मैंने वो गैस ले लिया जो आसानी से, है ना, आसानी से जो है ना इस तरीके से आयनाइज हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। बैलून जैसा स्ट्रक्चर नहीं लिया है, वो तरीका बनाया हुआ है इस तरीके से, कैथोड रे को बनाने का तरीका है, इस तरीके से बनाया हुआ है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो कैथोड रे किससे मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। एनोड रे किससे बनी हुई है, हाँ, एच एटम जो है ना एनोड से निकल जा रहा है, एनोड से, प्रोटॉन से नहीं बनी हुई है, एनोड प्रोटॉन से मत बोलना कि प्रोटॉन से बनी हुई है ना, वो गैसेस के आयन से बनी हुई है, प्रोटॉन से नहीं बनी है, गैसेस के आयन से बनी हुई है ना, प्रोटॉन से नहीं बनी हुई है, गैसेस के आयन से बनी हुई है। जो भी यहाँ गैस होगी उसके जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो कलेक्टिवली मिलके क्या बनाएंगे, वो कलेक्टिवली मिलके क्या बनाएंगे, एनोड रेज बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो मैं इस पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे चलेगा, ठीक है। एनोड और कैथोड रे दोनों साथ में ही डेवलप होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, दोनों डेवलप होते हैं, लेकिन अपना हर बार जो फोकस है वो डिफरेंट है। ये जो एनोड रे वाला जो एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है उसमें अपना फोकस पॉजिटिव चार्ज पर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिवली चार्ज पर है। इससे पहले वाला जो बनाया था उस पर अपना फोकस नेगेटिव वाले पे था, है ना। हाँ, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन गैसेस के आयंस को बोलना चाहिए, अकेले प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है ना। ये बात अलग है कि एच एटम के केस में आप H प्लस को प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, कैटायन भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन मान लो सोडियम की वेपर है ना, है ना, सोडियम की जो वेपर है उसमें तो आप नहीं बोलोगे ना प्रोटॉन से बनी है, वो तो बोलोगे कि आप
सोडियम आयन से बनी हुई है ना, इस तरीके से रहेगा, है ना। ओके चलो ठीक। Ring tube. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. ठीक है, ये हाई वोल्टेज सप्लाई, ये देखो टकरा रहे हैं, देखो ये देखो, Collide with the residual gas molecules. देखो ये टकरा रहे हैं। These collisions knock an electron out of नॉक each मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। generating ये देखो positive पॉजिटिव चार्ज charge, कहाँ जा रहा है, देखो आप ध्यान से, है ना। which are accelerated towards the cathode and they pass through the holes in the cathode. ये देखो चमक बनी, A beam of positively charged particles on the back of the cathode. ऑन द बैक ऑफ द कैथोड, ठीक है। As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. W. Wien succeeded in deflecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode. नो, जेडनेस एक सब्सटेंस होता है जिसकी कोटिंग की जा रही है। ये चमक बन रही है ना पीछे जाके, जहाँ टकरा रहे हैं, जहाँ टकरा के चमक बन रही है ना पीछे, वो उसी का है। एक्सपेरिमेंट करवाए हैं और जिसमें परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब है, हाँ वहां पे लगा हुआ है, उसमें हाँ। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना चाहिए ना सर, जो आयोनाइज होके आ रहा है इसके साथ, तो इससे इसके क्रॉस क्यों कर जा रहा है, इधर क्यों आ जा रहा इलेक्ट्रॉन नहीं, है? पॉजिटिव चार्ज जो है ना, पॉजिटिव जो है ना, वो अट्रैक्ट करेगा अगर वो उस वाले पार्ट से टकराया। किस वाले पार्ट से? जहाँ पे छेद नहीं है, जहाँ पे होल नहीं है, तो वहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वापस, तो न्यूट्रल एटम बन जाएगा, वापस चला जाएगा बीच में, कैथोड एनोड के बीच में। आया समझ में नहीं आया? और होल है वहां से, अगर वहां टकराया तो वहां, तो फिर वहां अगर उस बिल्कुल होल के सीध में चला गया तो बाहर निकल के दूसरी तरफ टकरा जाएगा, जहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लिखी हुई है। और सर आप नोट्स के बारे में बोल रहे थे, टेलीग्राम ऐप, हम तो ज्वाइन नहीं हुए सर, कौन से टेलीग्राम ऐप है सर? टेलीग्राम ऐप ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप नहीं मालूम है तुम्हें मेरा? नो सर। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो और ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप में मैं लिंक भेज दे रहा हूँ अभी। ये सब भेज दिए सर। ये पब्लिक, मैं सबको भेज दिया लिंक, जिनका नहीं ज्वाइन हो ज्वाइन कर ले। ये भेज दिया मैंने, है ना। यस सर। मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, है ना। नोट्स वहीं पे आएगा सर? हाँ, नोट्स यहीं भेज दूंगा। तो चलो अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ कि जो एनोड रे होंगी उनका E/M रेशियो कैसा होगा? चार्ज बताओ, E/M रेशियो जो है ना, वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? बोलो। एनोड रे का E/M रेशियो, चार्ज डिवाइड बाई मास रेशियो, चार्ज डिवाइड बाई मास रेशियो, क्या उस पर डिपेंड करेगा? अथर्व, देवशीष, हाँ सर कर सकता है सर। कर सकता है ना। ठीक है, क्या कर सकता है ना, वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आयन का मास डिफरेंट हो सकता है, चार्ज तो हो सकता है सेम हो जाए लेकिन मास डिफरेंट हो जाएगा। आप ऐसे समझो, जैसे इसके अंदर मान लो किसी ने H एटम रखा, ठीक है, तो H एटम रखेगा तो H एटम प्लस बनेंगे। इसका चार्ज बाई मास रेशियो कैसे निकालोगे? चार्ज कितना है इसके ऊपर में? E इलेक्ट्रॉन के बराबर। मास कितना है इसका? 1 AMU के बराबर। याद आया? एक प्रोटॉन है इसके अंदर। अब अगर किसी ने कहा कि सर इस पे He हीलियम रख लो, तो He प्लस आ जाएगा। अब He प्लस आएगा तो क्या करेगा? चार्ज तो E के बराबर ही, चलो चार्ज तो दोनों का बराबर हो गया, लेकिन मास इसका आ जाएगा 4 AMU।
याद आया, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, है ना, इस तरीके से। अगर किसी ने कहा कि सर He++ के पार्टिकल हैं इसमें, तो चार्ज कितना होगा, 2/4 AMU हो जाएगा। तो किसी ने कहा सोडियम गैस है, तो चार्ज बटे क्या हो जाएगा, 2 AMU 23 AMU हो जाएगा, 23 AMU हो जाएगा। सर ठीक है, ये चिड़चिड़ाहट से कुछ हो रही है सर। विकराट करे, माइक ओपन कर रखा होगा लोगों ने, अब क्या करें, बंद करते ही नहीं है ना। अब ठीक है। यस सर। हाँ, कुछ लोग अपना माइक, कुछ लोग चाहते हैं कि घर भर के सारी आवाजें सुनाई दें। हाँ ठीक है, अब बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, बोलो। यस सर। है ना, देखो ये देखो, है ना। हाँ, तो जो अब चार्ज बाई मास रेशियो जो होगा वो क्या होगा, चार्ज बाई मास रेशियो जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा जैसे जैसे होता जाएगा। तो आप लिख लो इसमें, जो मैं जो बोल रहा हूँ लिखो आप इसमें कि E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स ऑन E/m ratio of anode rays depends on nature of gas taken in the tube. ये स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूं, E/m ratio of anode rays, E/m ratio of anode rays depends on nature of E/m ratio of anode rays depends on nature of gas taken into the tube, है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, है ना। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन उल्टा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड रे के रिस्पेक्ट में, है ना। ठीक है, आ गया समझ में, है ना, इस तरीके से होगा। तो यहां तक ये समझ में आ गया आपको एनोड रेज के बारे में और कैथोड रेज के बारे में, है ना। ये कंप्लीट कर लिया आपने, है ना। बाकी सारी बातें वही हैं, जब एनोड रे बनेगी तब कैथोड रे बनेगी, जब आयनाइजेशन होगा उसी समय एनोड बनेगा, उसी समय कैथोड बनेगा, कैथोड रे का बनेगा, है ना। एनोड रे जो होंगी वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेंगी, कैथोड रे जो है ना, एनोड रे है वो गैसेस के आयन से बनेंगी, कैथोड रे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की बीम से मिलके बनेंगी। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ जी, क्या क्या डाउट है अभी, किसी आप लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं। व्हाट इज द रेशियो, E/m रेशियो, E/m रेशियो का Rn क्या था कि लोगों को चार्ज का पता नहीं चलता था, है ना। कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को अभी आज ऐसा लगता है कि अपने को चार्ज पता है, पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम नहीं था लोगों को। और हमारे पास जो मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग जो करते थे उसमें चार्ज डिवाइड बाई मास का पूरा वैल्यू एक साथ मिलता था, एक साथ मिल सकता था, अलग अलग नहीं मिल पाता था, है ना, अलग अलग नहीं मिल पाता था। ठीक है, ठीक है, अभी समझाता हूं मैं आपको, है ना, अभी समझा, अलग अलग नहीं मिल पाता है ना, है ना, उस तरीके से। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, अभी समझाता हूं, थोड़ा इसके बारे में और समझाता हूं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखो, और वो है थॉमसन एक्सपेरिमेंट, है ना। है ना, नेक्स्ट है थॉमसन एक्सपेरिमेंट, है ना। थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ CRO, है ना, CRO का डेवलपमेंट था, कैथोड रे, है ना, दैट कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है ना वो था। नोट करो। तो थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक डिवाइस डेवलप की थी, कैथोड रे
ऑसिलोस्कोप है ना, पहले पिक्चर ट्यूब वगैरह में जो बड़ी पिक्चर ट्यूब वगैरह में पहले यूज होता था, जो बड़ा टीवी आता था है ना, जिसमें पीछे की तरफ काफी बड़ा सा होता था, नहीं होता था है ना, तो वो पहले होता था उसी में। तो जो आपका सीआरओ होता है, सीआरओ क्या होता है, वो होता है कैथोड रे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है ना, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की थी, और इसकी डिस्कवरी के बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। इस तरीके से ऐसा लंबा सा ट्यूब होता है ऐसे करके, ये ऐसा पिक्चर ट्यूब यूं बनता था, ऐसे करके ये बनता था। देख लेना, अभी इसको मुझे पढ़ाना नहीं, फिजिक्स वगैरह में कुछ पढ़ा है तो पढ़ा है, इस तरीके से बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, इस कैथोड रे इसको डेवलप करने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने E/M रेशियो की कैलकुलेशन की थी, है ना। थॉमसन हैव गिवन the value of E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के E/M रेशियो को जो है ना वो E/M रेशियो को जो है ना वो इन्होंने दिया था। कितना दिया था, 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी, इस तरीके से होगा, है ना। उन्होंने ना तो E बताया था, ना उन्होंने M बताया था, ना तो E की जानकारी थी, ना M की जानकारी थी। नहीं, कोटिंग जो होता है जिंक सल्फाइड का माइस, उस पे कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो चमक बनती है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, केवल पॉजिटिव। लेकिन वो किस तरफ था, वो एक्चुअली कैथोड की तरफ था, कोटिंग हमने कैथोड की तरफ कर रखी थी, इसलिए क्या होगा कि वहां पर जाके वो टकरा रहा था, वहां पे चमक बन रही थी। कैथोड में बाकी चीजें नहीं है। कैथोड वाले केस में, कैथोड वाले के में क्या था कि आप समझ नहीं रहे हो, कैथोड में जिस कैथोड रे जिस पार्टिकल से मिलके बनी है, वो पार्टिकल सबके पास एक जैसा है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर बोलते हैं। कैथोड में आपको E/M रेशियो सेम क्यों मिल रहा था, क्योंकि कोई भी गैस आप रखोगे तो निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही ना, है ना, ठीक है, निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही ना, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर तो सब जगह सेम आएगा, है ना। इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो हर एक मैटर के पास है, हर एक एटम के पास है, और इसीलिए उसे हमने फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर बोला था, और इसीलिए उसका E/M रेशियो कैसा था, वो फिक्स्ड आता था। गैस आप कोई भी रखो, क्योंकि निकलेंगे इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन उसके बाद जो कैटायन बनेगा, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी, वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। इसलिए जो एनोड रेज होती थी, उनको उनको उनका E/M रेशियो जो होता था, वो क्या होता था, वो चेंज हो जाता था, है ना। हाँ, कैथोड सीआरओ में जो O है वो ऑसिलोस्कोप का मतलब है सर, ऑसिलोस्कोप में, हाँ, O के आगे जो लिखा हुआ है सीआरओ, डेवलपमेंट ऑफ सीआरओ, ये एरो लगा रखा है, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये उसका इस तरीके से डायग्राम बना दिया, ऐसा बनता है, और ये E/M रेशियो की वैल्यू ये निकल के आती है। थॉमसन ने अब तक जो साइंस में एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें ना तो E पता चला ना M पता चला, लेकिन E/M पता चल गया था। E/M, E/M रेशियो कहलाता है ना। हाँ, पुरानी टीवी ऐसा ही होता था, बिल्कुल पुरानी टीवी वाला ही, उसी में पुरानी टीवी में यूज होता था। हाँ, E/M का पता चल जाता है। E/M रेशियो अभी आपको नहीं सिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज का फंडे का यूज होगा, आप 12th में पढ़ लेना, या अगर आपके पास SC वर्मा हो तो SC वर्मा, मैंने SC वर्मा में डेरिवेशन देखा हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है ना, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। अभी आप मेरी बात पे भरोसा रखो, ठीक है, पिक्चर ट्यूब पे ना, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो थॉमसन ने क्या बता दिया, थॉमसन ने, इस पे डिटेल में अपने को जाना भी नहीं है, जस्ट एक, क्योंकि स्टार्टिंग है, पहला लेक्चर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो मैं मेन बातें बस फोकस करके आपको निकलूंगा।
तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या मिल गया, थॉमसन ने सीआरओ का डेवलपमेंट किया और E/M रेशियो बता दिया इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था मिलिकन, है ना, मिलिकन, R.A. मिलिकन, है ना, R.A. मिलिकन, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहलाता है, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहलाता है, R.A. मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना। मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अभी बताते हैं आपको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किस तरीके से प्लेट सेट की, तो है ना कैथोड एनोड प्लेट सेट की, उसके साथ पोटेंशियल बैटरी लगा दी ऐसे करके, बैटरी लगा दी, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर लिया ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ किसी सब्सटेंस की ड्रॉप वाइज जो है ना क्या हुआ, ड्रॉप वाइज किसी सब्सटेंस की ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप जो है ना वहां पे ऐसे भेजी, ऐसे नीचे की तरफ भेजने लगे, है ना। और यहां से क्या हुआ, यहां से एक्सरे बीम जो थी, एक्सरे बीम वो भेजी गई ऐसे करके, एक्सरे बीम भेजी गई, है ना। एक्सरे बीम जाके टकराती हैं, और एक कैमरा भी यहाँ पे फिट कर दिया गया, है ना, एक कैमरा भी यहाँ पे फिट कर दिया गया इनको देखने के लिए, है ना। ये कैमरा है, कैमरा फिट कर ऐसे कर दिया गया ना। तो होता क्या है कि जो कैथोड, जो ये होती हैं ड्रॉप्स होती हैं, वो अंडर ग्रेविटी पहले नीचे आ रही होती हैं, है ना, अंडर ग्रेविटी नीचे आ रही होती हैं, और वो इससे टकराती हैं, किससे टकराती हैं, एक्सरे बीम से टकराती हैं। एक्सरे बीम क्या करती है, इनको आयनाइज कर देती है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है, चार्ज। तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। तो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, तो जैसे मान लो, अगर मान लो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और एक्सरे बीम से टकराने के बाद ये वाली जो ड्रॉप है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो ये जो ड्रॉप पॉजिटिव चार्ज हुई है, ये ड्रॉप जो नीचे आ रही थी, पता है, वो ऊपर चलने चालू हो जाती है। जो ड्रॉप नीचे आ रही थी वो क्या होगी, वो ऊपर जाना चालू हो जाती है। फिर ये इसके पोटेंशियल को बदल देते हैं, स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर नीचे आती है। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे ड्रॉप्स के मोशन को ऑब्जर्व किया है ना, बहुत सारे ड्रॉप्स के मोशन को ऑब्जर्व किया है। और ऑब्जर्व करने के बाद, है ना, ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे इसको ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, इनके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं पूरा, फिर ये ड्राइव करते हैं, कई सारी चीजें लेकर आते हैं, और ऐसा ये हजारों ड्रॉप्स पे काम करते हैं, है ना। ठीक है, जैसे बुक्स वगैरह कहते हैं कि मिल्कन और हिज कोवर्कर, मिल्कन और उसके साथ में काम करने वाले लोगों ने हजारों ऑयल ड्रॉप पर क्या निकाला, चार्ज निकाला, है ना, हजारों ऑयल ड्रॉप पे चार्ज निकाला। और हर बार वो क्या करते थे, हर बार वो उनको जो चार्ज मिलता था वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू या तो यही मिलता था, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल मिलता था, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, या 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना मिलता था। या तो ये मिलेगा, या इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना मिल जाएगा। तो फिर मिलकर इस नतीजे पे पहुंचा कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होगा, जो मिनिमम चार्ज होगा दुनिया में, सबसे मिनिमम चार्ज होगा, वो हमेशा यही होगा। और उसने कहा ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा। तो उसने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्लेम किया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना वो ये होना चाहिए, 1.6 10⁻⁹ कूलम होना चाहिए। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ठीक है, ये और ये क्या हो गया, ठीक है, दैट इसने कहा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन become the fundamental unit of charge। ठीक है, ये हो जाएगा, ये उसने बोला, है ना। और उसने कहा कि अगर आपको कोई चार्ज क्वांटिटी लिखनी है, क्यू क्या है, चार्ज की क्वांटिटी है, अगर वो लिखा जाएगा तो वो हमेशा इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखा जाएगा, जहां पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही लिखा जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से लोगों को इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिल गया।
कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। और ये उन्होंने कैसे प्रूव किया, क्योंकि हजारों ड्रॉप पर कैलकुलेट करने के बाद भी चार्ज की वैल्यू क्या आती है, या तो ये आती है, या इसका दुगुना आता है, या 3 गुना आता है, 4 गुना आता है, 5 गुना आता है। तो हर बार ऐसे इसी की वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा था। तो मिनिमम जो आया वो फिर यही आया कि भाई मिनिमम इसी को मान लिया जाए, है ना। और इसी को हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, मेन फंडामेंटल यूनिट मान ली कि भाई चार्ज की जो यूनिट होगी वो यही वाली होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब क्या था कि अपने को पता था कि E/m की वैल्यू अपने को कहां से मिल गई थी, अपने को मिल गई थी, कहां से मिल गई थी बोलो, ये मिल गई थी अपने को थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। और यहाँ पे E की वैल्यू मिल गई, तो आप E की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ पुट कर दीजिए, यहाँ पे m रख दीजिए, यहाँ पे 1.76 इंटू 10⁻11 रख दो। ये तो यहाँ से आप m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास दोनों के बारे में लोगों ने पता लगा लिया। चार्ज और मास दोनों के बारे में क्या हो गया, हमको मालूम चल गया। चार्ज और मास दोनों के बारे में हमको मालूम चल गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज, हाँ चलो, अब आप लोग अपने जो है ना डाउट पूछो कि डाउट में क्या था। अब आप वो डाउट पूछ लो, मैं डाउट बता देता हूँ। बोलो डाउट में क्या है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें लोगों को पता चल गई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया, है ना। इस तरीके से कैथोड का पता चल गया, है ना। एक्सरे क्या है, एक्सरे जो होती है, एक्सरे बीम होती है, हाई एनर्जी बीम होती है। हाई एनर्जी, काफी हाई एनर्जी की होती है। आपको बताया भी जाता होगा कि आप जैसे जब बॉडी का एक्सरे वगैरह कराते हो ना, है ना, तो वो आपको क्या करते हैं, आपके उसी पार्ट का एक्सरे करते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे एक्सरे नहीं डालते। काफी हार्मफुल होती है, काफी ज्यादा एनर्जी वाली बीम होती है। इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी तक इलेक्ट्रॉन हम लोग पार्टिकल ही मानेंगे, बाद में जाके जैसे जैसे आज की जो मॉडर्न साइंस है वो इलेक्ट्रॉन को वेव मानती है ना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले एक एक करके पढ़ेंगे शुरुआत से। अभी तो हम लोग डिस्कवरी चल रही है, डुअल नेचर होता है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। ठीक है, नहीं ये आती है यार। अभी क्या है ना, देखो आप, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है कि आपकी नॉलेज में कमी है ना। नॉलेज उतना नहीं है अभी, आपको उतना नहीं कर सकते, वरना यही और प्रॉब्लम ये भी है कि ये सब वाला पार्ट यहाँ रुक जाएंगे तो बहुत टाइम ज्यादा चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना जरूरी है। तो कुछ कुछ बातें आप समझ लीजिए, है ना, उतना ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रुक यहाँ ज्यादा कुछ करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। नॉलेज आपको है नहीं, मैं बार बार अजम्पशन लेता रहूंगा कि आपको ये पता होगा, ये पता होगा, ऐसे करके, है ना। तभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के फंडे, और ये सब चीजें बड़ी आसान है। जब आप 12th वगैरह में थोड़ा बहुत कभी आप देखोगे इन चीजों को, जब 12th में आओगे तो बड़े आसानी से समझ जाओगे, अच्छा ये था क्या, मतलब सब समझ में आ जाएगा तुमको। इट्स वेरी इजी थिंग, बहुत ही आसान चीजें हैं। लेकिन जब तक नहीं पता है तब तक तो मुश्किल ही है ना। ठीक है, जब तक नहीं पता है, लेकिन जब आपको पता चल जाएंगे तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं, है ना। आपको हेमेश्वर, आपको थॉमसन एक्सपेरिमेंट समझना नहीं है ना, समझना नहीं है आपको। जो चीजें मैंने बताई हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, बस आप उतना ही जान लीजिए, बस उससे ज्यादा समझना यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चीजों को लिंक किया जा रहा है कि कैसे कैसे आ जाएगा ना, उस तरीके से ना। ठीक है, एक मिनट में कोशिश करता हूँ कुछ चीजें और अपने। ये आपका एनसीईआरटी का पेज है, देख लो आप, ये दिया हुआ मिलकर, है ना। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन देखो, E/m रेशियो अगर लिखा है, सब सारी चीजें वैसे ही कैलकुलेट करके लाए हैं। तो ये वाले पेज को देखो, ये कैथोड रे, देखो CRO ये बना हुआ है, दिख रहा है, ये CRO बना हुआ है ना, लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखी है इसमें, क्या लिखी है, द अपरेटस टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा, है ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब लिखा हुआ है इसके बारे में, तो ये सब पढ़िएगा, है ना। ये सब यही CRO बना हुआ है ना। और ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखो साइड में दिया हुआ है पूरा, है ना। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ है साइड में ना। तो जो चीजें मैंने बताई देखो, Q बराबर N/E दिख रहा है आप लोगों को, Q बराबर N/E दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस तरीके से ही रहेगा मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसको पढ़िएगा थोड़ा सा एनसीईआरटी से, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, है ना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। ये टेबल तो मैंने आपको बताई दी इलेक्ट्रॉन वगैरह का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
थॉमसन एटॉमिक मॉडल की, है ना, दैट कॉल क्या कहलाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, ये कहलाता है। वाटरमेलन जैसा रहेगा, थॉमसन मॉडल की तरह एंड रहता है। तो इस तरीके से अपन को जब इलेक्ट्रॉन, यस देवशीष, हेमेश्वर, हंसराज, क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या अभी? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने एम की वैल्यू मतलब एनोड में 1 AMU रखा, तो सर कैथोड में मतलब एम की वैल्यू 1.67, ये सब क्यों? अरे बेवकूफ, वो मास जो वो एच एटम था, एच एटम का जो था ना, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। हाँ तो सर वो तो होता है, मतलब वो तो जानते हैं 1 AMU होगा उसका मास। तो हीलियम में कितना, हीलियम का मास कितना आएगा अगर हीलियम गैस होगी हो रही है। तो बस ठीक है ना, क्या दिक्कत तो है सर बताओ? उसमें मतलब आपने मतलब कैथोड वाले में मतलब सर इलेक्ट्रॉन का मास क्यों रहता है सर एम हाँ, की? कैथोड रे में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही मास आएगा, वो इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई है। यस सर तो एनोड रे और कैथोड रे में E/m का रेशियो तो हमेशा मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं सर, तो दोनों जगह पे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर यहाँ पे एनोड रे में ये डिफर क्यों कर रहा है सर? अरे एनोड रे किससे बनी हुई है यार? एनोड रे किसके पार्टिकल है? जब एनोड रे तुम्हारे ऊपर गिरेंगी तो क्या गिरेगा, इलेक्ट्रॉन गिरेगा कि H प्लस गिरेगा? H+ गिरेगा सर। और ठीक है, और देवशीष के ऊपर मैं एच ई प्लस वाली भेजूंगा तो एच ई प्लस वाली गिरेगा ना। यस सर। तो दोनों लोगों के ऊपर मास तो अलग अलग गिरेगा, नहीं गिरेगा? सर तो लेकिन हम रेशियो आप बता रहे हैं E/m रेशियो, तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे ना सर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस स्पीसीज पर चार्ज डिवाइड बाय उस स्पीसीज का मास। तो एच एटम का चार्ज और एच एटम का मास, एच ई प्लस एटम का चार्ज, एच ई प्लस एटम का मास। इसमें एनोड में पॉजिटिव ले लेना ना सर? हाँ, तो एनोड पे पॉजिटिव लोगे तो उस पे चार्ज कितना आएगा? अच्छा, अरे तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है ना यार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सर। सर बराबर हम ही ये होगा नहीं ना। समझ में आ रहा है सर। हम्म। आपने 1 AMU लिखा वहां पर और हाँ, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा सर, तो सर मतलब इसका मतलब दोनों का रेशियो सेम क्यों आ रहा है सर? अरे 1 AMU की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 नहीं होती है। 1 AMU कितना होता है? 1.67 into 10 to the 24। 9.1 इसके इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है क्या 1 AMU? नहीं सर। तो फिर कैसे बराबर आ जाएगा? हाँ तो इक्वल नहीं आएगा सर, रेशियो क्यों आ रहा है इक्वल? रेशियो कहाँ इक्वल आ रहा है यार? सर E/m जो आ रहा है ना। इक्वल कहाँ आ रहा है यार? ऊपर जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो रेशियो डिफरेंट आएगा नहीं आएगा? ओके सर। पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। चार्ज बाई मास रेशियो जो है ना वो डिफरेंट आएगा यार, जब चार्ज उस पे चार्ज देखो ना। अब एच ई डबल प्लस है तो चार्ज कितना है, 2+। तो 2+ को कैसे लिखोगे, दो जो प्लस चार्ज होता है, ये दिख रहा है ना आपको, इलेक्ट्रॉन और अभी यहाँ पे एक टेबल सामने है, वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल दिख रहा है ना, दिख रहा है? यस सर। तो चार्ज तो इक्वल ही होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे के बस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 2+ पॉजिटिव, 2 ही लिखूंगा ना। लिखने का तरीका तो ई से ही लिखा जाता है, सिंबल ई यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिखने का, है ना, तरीके से। यस सर। यस सर। तो वही आने वाला है ना। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, लिखो आप, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना, ये हेडिंग लिखी हुई है, इसको लिखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में ये सबसे पहला
एटॉमिक मॉडल था जिसमें ये बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम का, वो एक सॉलिड, ये कैसा था, ये सॉलिड स्फीयर था, है ना, सॉलिड स्फीयर में, है ना। तो इनका कहना ये था कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एनी एटम is distributed into a solid sphere and electrons are embedded into it, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें गड़े रहते हैं ना, एम्बेडेड रहते हैं, है ना। जैसे वाटरमेलन, तरबूज वाला जो था ना एग्जाम्पल कि, तो तरबूज का जो बड़ा सा हिस्सा होता है ऊपर वाला, वो तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, ठीक है ना, वो, है ना, वो जो है ना, वो आपको इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, है ना। एम्बेडेड, है ना, ये है स्पेलिंग इसकी, एम्बेडेड इनटू इट, है ना, एम्बेडेड इनटू इट। तो ये सॉलिड स्फीयर था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गड़े रहते हैं, इसमें ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो है ना, या जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, तो आटा जो गूंथ के रोटी बनाई जाती है, उसमें क्या करो आप, चेरी फिट कर दो, है ना, ऐसे करके, तो वो क्या होगा, वो सॉलिड स्फीयर इस तरीके से जो है ना, इसीलिए प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है ना, प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। लेकिन ये सब कुछ ठीक था, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने थर्मल एक्सपेंशन को, थर्मल कंडक्शन को बताया कि भाई अगर किसी पार्टिकल को, अगर किसी सब्सटेंस को हीट दोगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेगा, इसके सरफेस को छोड़ के चला जाएगा, और उस तरीके से थर्मल कंडक्शन वगैरह पॉसिबल हो सकता है। इसको मान लिया गया, छोटे मोटे चीजें इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। लेकिन क्या हुआ कि समस्या ये हुई कि इनके जस्ट बाद रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रदरफोर्ड क्या था कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर में था, वो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे। तो रेडियो एक्टिविटी पे काम करते वक्त वो क्या कर रहे थे कि वो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर जानना चाहते थे कि अल्फा पार्टिकल में कितनी पेनिट्रेटिंग पावर है। तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट बनाया, जिस एक्सपेरिमेंट को हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना। जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो वो सरप्राइज हो गए कि उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को क्या करा, गुजारा। तो उन्होंने पाया कि यार कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे हैं जैसे कि वो तो ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कि उनके रास्ते में गोल्ड फॉइल है नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक आ जाते हैं, एक आध 20,000 में करीब करीब एक का डेटा उन्होंने बताया, ऐसा कुछ है। तो अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे वो उनके रास्ते में प्रेजेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार जो थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया हुआ है, उनका कहना यह है कि एटम तो सॉलिड स्फीयर है, तो इस सॉलिड स्फीयर से जो अल्फा पार्टिकल है वो इसको पार करके, पेनिट्रेट करके पार कैसे निकल सकता है। अगर मैटर का जो एटम है, जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, द्रव बना हुआ है, ठीक है ना, जो गोल्ड फाइल का जो एटम है वो अगर सॉलिड स्फीयर से बना हुआ है तो उसको पार करके तो अल्फा पार्टिकल निकलने नहीं चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट, तो ये जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट था, ये क्या हुआ, ठीक है, इस पे सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था वो किसने लगाया, वो लगाया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने, है ना। तो आपको बस इसमें यही लिखना है, बट दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, बट दिस एटॉमिक मॉडल कैन नॉट able to explain the observation of Rutherford's experiment, है ना। But this atomic model cannot able to explain the observation of Rutherford experiment, है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो है ना, ठीक है,
तो यहाँ पर ये होगा, बट दिस एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ को उसको उसके ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो जो देख रहा था, वो क्या देख रहा था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है ना सीधा सीधा पार कर जा रहे हैं, तो सीधा कैसे पार कर जाएंगे। उसका कहना अगर सॉलिड, ये अगर ये पूरा पूरा सॉलिड है, बिल्कुल अच्छा सॉलिड है, तो इससे पार कैसे कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल, है ना। तो लेकिन ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो पार ही कर जाते हैं। तो फिर उसने अपना एक नया क्या दिया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था। तो अपन उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिख लीजिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। वो हम लोग अगली क्लास में काम करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। तो अपना कोई डाउट आउट हो तो आप पूछ लो कुछ, है ना। इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, टाइम भी हो गया क्लास का, ठीक है। बताओ आगे समझ में तुम लोगों को, है ना ये चीज, है ना। हाँ हंसराज क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। नो सर, नथिंग सर। ठीक है, तो यही था उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया था। तो यहां तक आपको आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो चीजें बताई गई हैं उनको आपको एनसीईआरटी से एक बार और पढ़ना है। हिस्ट्री वाली चीजें हैं, है ना। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, एक रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है ना। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होती, तुमने पढ़ा और सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा पार्टिकल डिके होते रहते हैं ना, ठीक है। एनसीईआरटी का पीडीएफ नहीं है आपके पास क्या, तो वो भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से। इन सब पे क्वेश्चन नहीं आता है ना, इन सब पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है अनुराग, इन सब पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, जेईई पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब नहीं आते हैं, ठीक है। इट्स ओनली अ हिस्ट्री दैट्स व्हाई आई फिनिश्ड इन वन लेक्चर, है ना, ठीक है। मैं फिनिश किया हूँ एक लेक्चर में, ठीक है। होमवर्क कल से दे दूंगा आपको इसका, है ना, ठीक है। नोट्स में सेंड करता हूँ, है ना। चलो भाई तुम लोग अपना ब्रेक ले लो, है ना, मैं भी ले लेता हूँ, है ना, ठीक है।